आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री विषय का पेपर है। लगातार हम तैयारी कर रहे हैं। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं आपको 2 अंकीय महत्व प्रश्न बता चुका हूं, साथ ही क्या है 2 अंकीय महत्व प्रश्न उत्तर के साथ ही बता चुका हूं। पार्ट 1 आ चुका है, ये आपका पार्ट 2 है। ओके, जैसे सीरीज बाई सीरीज चलते जा रहे हैं। ओके, मैं आपको 15 20 क्वेश्चन करके आपको मैं बताते जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ओके, भाई सॉल्यूशन साथ बनाना पड़ता है इसलिए टाइम लग जाता है, तो आप क्या है क्रम से जो क्वेश्चन बताऊं वीडियो को देखते ही तैयार करते जाइएगा। ओके, तो हम 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर का ये दूसरा पार्ट है। ओके, तो 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न की महामेहनत होने वाली, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो मित्र वही है क्या है जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही है क्या है रात में जो सोना ना दे। अगर आपका जो लक्ष्य है प्राप्त करना चाहते हैं, ओके, और वास्तव में अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नींद नहीं आ रही तो समझ जाइए आप क्या है अब जुनून है और आप क्या है उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ। ओके दोस्तों, तो पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने नारियल के बारे में क्या जानकारी दी। इब्न बतूता जब क्या है कहां का यात्री था, ये आपको कमेंट में बताइएगा। ओके, कमेंट बताइए कि इब्न बतूता कहां का यात्री था। ओके, और फिर भारत मतलब कहां से भारत आया था। ओके, तो जब इब्न बतूता भारत आया तो उसने जब नारियल को देखा, तो नारियल को भारत में आकर देखा तो उसने उसके बारे में क्या बताया। ओके, तो इब्न बतूता ने नारियल के बारे में जानकारी दी कि ये वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये हुबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते थे। अब खजूर के वृक्ष के जैसे क्यों दिखते थे कि जो खजूर का वृक्ष होता है वो ऊंचा होता है, अच्छा ऊंचा होता है। ओके, और जो आपका नारियल का पेड़ भी होता है वो भी अच्छा ऊंचा होता है। ओके, तो नारियल पेड़ भी ऊंचा होता है, खजूर का पेड़ भी ऊंचा होता है, इसलिए कह रहा है कि ये हुबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते थे। ओके, इसमें कोई अंतर नहीं था सिवाय एक बात के कि एक काष्ठ फल प्राप्त होता था। काष्ठ फल मतलब एकदम लकड़ी जैसा। ओके, बाहर जब नारियल देखते हैं तो लकड़ी जैसे रखता है पूरा, तो इसी काष्ठ फल प्राप्त होता है और दूसरी ओर से खजूर। ओके, ये बताया गया। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कर एक काल अमायर कौन थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका क्या आंसर आपने करना है, कर काल अमायर एक प्रसिद्ध शैव नैनार मतलब शिव भक्त स्त्री संत थी। इन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। इनकी रचनाओं को नैनार परंपरा में सुरक्षित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, मातृगृहता क्या है। मातृगृहता क्या है, तो मातृगृहता वह परिपाटी है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति भी उनके साथ आकर रहते हैं। ओके, मतलब यहाँ क्या है ससुराल नहीं जाती है स्त्रियां, मायके में रहती हैं और अपने पति को भी अपने साथ रख लेती हैं। ओके, ये है। ओके, यह कहती है मातृगृहता। ओके, आगे है इंडो इस्लामिक शैली क्या थी। ओके, तो इंडो इस्लामिक शैली क्या थी, इतिहासकारों ने किले बंद बस्ती में जाने वाले प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब तथा द्वार के ऊपर बनी गुंबद के स्थापत्य शैली को क्या है इंडो इस्लामिक शैली का नाम दिया। ओके, मतलब जो क्या है जो कोई भी आप किले जाएंगे तो जो गेट में जो उसकी कलाकृति बनी रहती है, मेहराब बनी रहती है, और जो द्वार में जो गुंबद बनी रहती हैं उनकी जो स्थापत्य शैली जो शैली है उसे इतिहासकारों ने कौन सी शैली दी, इंडो इस्लामिक शैली के नाम दिए। ओके, यह शैली क्या विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य कला का मिश्रित रूप होती है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विजयनगर के जो साम्राज्य के मंदिर थे उनकी कौन कौन विशेषताएं थी। तो पहला विशेषता यह है कि पहला अभिलक्षण मंदिरों में विशाल रचनाएं बनाई जाने लगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण गोपुर अथवा राजकीय प्रवेश द्वार था। ओके, मतलब कि मंदिरों की विशाल रचनाएं बनने लगी। साथ ही दूसरा लक्षण यह था कि मंडप तथा गलियारे के निर्माण का था। ये गलियारे मंदिर परिषद में स्थिर देव स्थलों के क्या है चारों ओर बने रहते थे। ये क्या है विजयनगर साम्राज्य के मंदिर की विशेषता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय में 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ग्रामीण समुदाय की आपको 2 विशेषता बतानी है मुगल काल के समय के। तो पहला है कि जाति और अन्य जाति भेदभाव की वजह से क्या है खेती हर किसाई कई तरह के क्या है समूह में बढ़ जाते थे। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती थी जो क्या है नीचे समझे जाने वाले कामों में लगे रहते थे या फिर क्या है खेतों की मजदूरी करते थे। दूसरा क्या हुआ कि ग्रामीण समुदाय में क्या विशेषता है कि समाज के निचले तबकों में जाति गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच क्या सीधा रिश्ता था। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देख लेते दोस्तों सॉल्यूशन किस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। खेतिहर अर्थात किसान परिवार से संबंधित महिलाएं कृषि उत्पाद में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी तथा पुरुषों के कंधों से कंधे मिलाकर क्या खेतों का काम करती थी। तो ये आपका हो जाता। नेक्स्ट है दामिनी को क्या है। दामिनी को क्या है, तो 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ी प्रदेश में जमीन के एक बहुत बड़े भाग को सीमित कर दिया।
ऐसे से संतालों की भूमि घोषित कर दिया। यहाँ संतालों को क्या कृषि करने के लिए प्रेरित किया। इस भूमि को क्या है दामिन ए को के नाम से जाना जाता है, या दामिन ए को नाम इस भूमि को दिया गया। ओके, ये हो जाता है आपका। आगे देख लेते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, यह कब और किस क्षेत्र में लागू की गई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित जरूर क्वेश्चन एक बनता है। ऑब्जेक्ट ये पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई। ओके, देख लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि स्वामी माना गया। वह राजस्व सीधे कहे कंपनी को देगा, उसे अपनी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ओके, लेकिन कर न देने की स्थिति में उसे क्या है भूमि देनी पड़ेगी। मतलब क्या है किया गया इसमें किसान को क्या है भूमि का मालिक बनाया गया, और भूमि किसानों पर क्या है खेती करते थे। ओके, अपनी खेती में किसान ओके साथ ही क्या करते थे, जो लगान होता है टैक्स होता है वो डायरेक्ट वो जाकर के कंपनी में जमा कर देते थे, कंपनी को दे देते थे। ओके, अगर मान लीजिए टैक्स नहीं दिया, ओके राजस्व नहीं दिया, तो सीधे क्या है फिर भूमि उन्हें क्या लौटानी पड़ती थी किसी अंग्रेजी सरकार को। रैयतवाड़ी व्यवस्था में 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंट के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। ये आपको तैयार कर लिया है। आगे देख लेते हैं बेबेल योजना क्या थी। तो बेबेल योजना क्या है, बेबेल योजना भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव लॉर्ड बेबेल द्वारा तैयार किया गया था। 1943 में लॉर्ड लिनथिंगो के स्थान पर क्या भारत में वायसराय बने थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृषि मिशन भारत क्यों आया। ओके, कृषि मिशन भारत क्यों आया, तो द्वितीय विश्व कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग देने से इनकार कर दिया। तत्कालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा भारतीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए 23 मार्च 1942 ईस्वी में क्या है कृषि मिशन भारत आया। ये आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने कहा हिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन किया, तो हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपको क्या है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मैप वाला सेक्शन आपको हो जाएगा। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए वर्षन में मैसेज करना है। फीस 199 रुपए, 50% ऑफ चला, तो केवल आपको क्या है 99 रुपए में कंप्लीट आपको हिस्ट्री का कोर्स दिया जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके नेतृत्व में और कब अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को आपका उनके 11 सहयोगी के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया गया। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है। ओके, तो भारतीय संविधान में 356 का अर्थ है कि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार राज्य मशीनरी का सीधा नियंत्रण ले सकती है। यदि कोई राज्य है वो अपनी सरकार नहीं चला पा रहा है, राज्य की सरकार पूरे राज्य की व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, तो इस स्थिति में क्या है केंद्र सरकार का है राज्य का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले ली। ये किस में बताया गया, अनुच्छेद 356 में बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो महात्मा गांधी को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उनका मानना था कि हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी शामिल है और ये दोनों भाषाएं मिलकर हिंदुस्तानी भाषा बनी है तथा हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। दोनों को क्या है बोलने वालों की संख्या अन्य सभी भाषाओं की तुलना में बहुत अधिक है। यह हिंदू और मुसलमानों के साथ साथ उत्तर और दक्षिण में भी खूब प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, ये आपको रीजन लिख देने होंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी होगी। तो देख लेते भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है लिखित निर्मित एवं विशाल भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। ओके, जिसका निर्माण विविध गठित संविधान सभा द्वारा किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। भारत का के वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां और क्या 22 भागों में विभाजित। ओके, दूसरी विशेषता क्या है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ये पहली हेडिंग है, ये आपकी हेडिंग दी हुई है, इस प्रकार से हेडिंग डाल लेनी है। यहाँ भी आपको हेडिंग दी हुई है, ये आपकी हेडिंग हुई। तो इसमें आपको है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने के कारण ही न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया था। ओके, ये हो जाती है आपके भारतीय संविधान की विशेषता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण लिखिए। ओके, तो सिंधु सभ्यता है उसका पतन हो गया, उसके लिए 2 उत्तरदायी कारण आपको बताने होंगे। तो पहले है सिंधु क्षेत्र में आगे चलकर जलवायु परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हुई और क्या है जल स्तर घटने लगा, वर्षा भी कम होने लगी, अतः क्या है कृषि और पशुपालन व्यवसाय कर पाना असंभव हो गया। ओके, तो पहले ये हो गया पतन का कारण। दूसरा है कुछ लोगों के अनुसार यहाँ क्या है भूकंप आने से क्या है बस्तियां समाप्त हो गई। ओके, तो ये 2 रीजन बताए गए हैं जो कि क्या है कौन से रीजन है सिंधु सभ्यता के पतन के। ओके, नेक्स्ट है उन 6 स्थानों के नाम बताइए
जहाँ हड़प्पा संस्कृति उन्नत और परिपूर्ण थी। संबंधित प्रदेशों के नाम भी बताइए। तो पहला हड़प्पा जो कि पंजाब में है, फिर मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है, ओके, चहुंदड़ो है, फिर आपका जो सिंध में है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, बनावाली आपका हरियाणा में। ओके, तो ये आपके 6 स्थल है जहाँ क्या हड़प्पा संस्कृति संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के संपर्क सुदूर क्षेत्रों में से थे, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो पुरातात्विक खोज बताती है कि हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाला तांबा ओमान देश में से आता है। इससे सिद्ध होता कि हड़प्पाई सभ्यता के संपर्क है सुदूर क्षेत्रों से थे। ओके, ये आपका हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं हड़प्पा के समाधानों में कौन कौन सी वस्तुएं मिली और क्यों। ओके, तो हड़प्पा के समाधानों में देने का प्रयोग की वस्तुएं जैसे बर्तन, मटके, आभूषण, तांबे के दर्पण आदि मिले। इसके पीछे संभावना ऐसी मान्यता थी कि इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। इस कारण ये वस्तुएं सबों के साथ दफनाई जाती थी। समाधान मतलब जब क्या सबको दफना देते हैं, सबको दफना देते हैं, तो क्या तो जब उनकी खुदाई में क्या जो ये मिले सब मिले, तो उनके साथ साथ कौन कौन सी वस्तु मिली, तो बर्तन मिले, मटके मिले, आभूषण मिले, तांबे मिले। ओके, तो ये सब मिले। ओके, तो इतिहासकारों का मानना है कि इतिहासकार क्या मानते हैं कि लोग ये इसलिए रख देते, तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे तो वो मानते थे कि जब ये मरने के बाद इन लोगों को ये चीज आवश्यकता पड़ेगी, आभूषण की, तांबे, दर्पण की, ये सब की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वो क्या है मरने के साथ साथ ही इन वस्तुओं को भी दफना देते। ओके, ये बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हिंदू शब्द का अर्थ क्या हो जाता है। हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रयुक्त होने वाले प्राचीन फारसी शब्द जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व से क्षेत्र के लिए होता था से निकलता है। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा क्या उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। ये आपका हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है जौहर पद संज्ञा के अर्थ की व्याख्या कीजिए। जौहर वह प्रथा थी जिसके अनुसार राजपूत स्त्रियां इकट्ठी चिता में जल मरती थी ताकि शत्रु के हाथ में पकड़कर उनका निरादन न हो सके। खानवा की लड़ाई में जब राजपूतों के जीतने की कोई आशा नजर न आई तो राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया और वे क्या सदा के लिए क्या चिता में सो गई। ओके, ये आपका कहलाता है जौहर। ओके, नेक्स्ट है वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर। ओके, वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है। तो वैदिक युग और पौराणिक काल में मुख्य अंतर यह है कि वैदिक युग में मूर्ति पूजा नहीं थी, लेकिन क्या है पौराणिक युग में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। वास्तव में वैदिक युग में क्या है अनेक देवता की पूजा ही बाद में क्या है मूर्ति पूजा का आधार बनी। ओके, ये हो जाता आपका वैदिक और क्या है पौराणिक परंपरा में अंतर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उलेमा पद संज्ञा की विवेचना कीजिए। मतलब उलेमा किन्हें कहा जाता था, यह से पूछा जा रहा है। तो मुसलमानों के कट्टर धार्मिक वर्ग को उलेमा कहा जाता था। इस वर्ग ने अकबर की क्या है सहिष्णुता की नीति की कड़ी आलोचना की, परंतु उनकी इस आलोचना का अकबर और उसकी नीतियों पर कोई असर नहीं पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंपा देवी कौन थी। तो पंपा देवी हप्पी क्षेत्र की स्थानीय देवी थी। इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र में क्या है नाम क्या है हप्पी पड़ा। ओके, ये हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपसे विजयनगर के 3 राजवंश कौन थे। तो संगम वंश था जो क्या है 1336 से आपका 1485 तक रहा। फिर आपका सुलभ वंश दिया जो हुआ जो कि क्या है 1485 से 1503 ईस्वी तक रहा। फिर तुलभ वंश जो क्या है 1503 से है 1565 ईस्वी तक रहा। ये आपका बताया गया। ओके, ये हो जाता है इस पार्ट से कंप्लीट। तो इस वीडियो में आपको क्या है 25 क्वेश्चन कवर किए और भी जो क्वेश्चन रह जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब गया। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। हम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।